नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं पहले ये बता देता हूं। चौथे फेज की वोटिंग में अगर वो काम हुआ तभी मोदी 400 पार जा पाएंगे। वो काम कौन सा है जिसके बाद कहा जा सकता है या कहा जाना लगेगा कि नहीं भाई मोदी तो अब 400 पार जाएंगे? आज इसके बारे में बताऊं। चौथे चरण के पहले वो कौन सी चुनौती है जो मोदी के सामने खड़ी है? पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों का वो राज जो विनर तय कर देगा, आज उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा योगी की हुंकार, उधर बुलडोजर डांस, यूपी की कितनी सीटों का हिसाब तय होता चला जा रहा है। सीएम योगी यूपी में ऐसा क्या कर रहे हैं कि अखिलेश की मुश्किल बढ़ गई है, ये भी बताऊंगा। फिर बात होगी केजरीवाल जी की। क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? कल यह सवाल उठ रहा था, लेकिन ईडी ने वो कर दिया है क्या कि कल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? आज इसके बारे में बताऊंगा। कल ईडी केजरीवाल के साथ वो करने वाली है जिससे उनकी टेंशन और बढ़ेगी। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई की टेंशन बढ़ाने वाली दो बहनें कौन है, ये भी बताऊंगा। 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देने वालों के सुर 15 सेकंड में कैसे बदले, ये भी दिखाऊंगा। और 2024 के चुनाव पर वो चैप्टर जो सारा हिसाब क्लियर कर देगा। 2024 का यह चुनाव अब बहुत ही निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, क्रूशियल स्टेज में। 3 दिन बाद चौथे चरण के वोट पड़ने, और यह चौथा चरण एक तरह से गड्ढों वाली सड़क है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए, जिसे अगर उन्होंने पार कर लिया, कायदे से पार कर लिया, तो सीधे फिर हाईवे एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे और फिर कोई उस गाड़ी को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तक के 3 चरण का हाल यह है कि 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अमित शाह 283 में से 190 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 400 सीटें जीतने के लिए एनडीए को बाकी बची 260 में से 210 सीटें जीतनी होंगी। अभी ये ग्राफिक्स मत चलाइए। तो अभी उनको 260 में से 210 सीटें और जीतनी है अगर 400 पहुंचना है अमित शाह के दावे के साथ। यानी अगले 4 चरण में एनडीए के पास सिर्फ 50 सीटें ही खोने का स्कोप। इन 260 सीटों में से करीब 40% सीटें चौथे चरण में निपट जानी है, क्योंकि चौथे चरण में 13 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डलेंगे। 400 पार तक पहुंचने के लिए बीजेपी को इसी फेज में सबसे ज्यादा सीटें खींचनी होंगी, तभी बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी, जैसा वो टारगेट मानकर चल रही है। और अगर अमित शाह का दावा 190 सीटें अब तक जीतने का सही है तो। लेकिन क्या यह इतना आसान है? दरअसल चौथा चरण क्यों निर्णायक है, इसे समझना हो, क्योंकि इस चरण में कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के पास अपनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, और 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने इस चरण की सभी सीटें जीती थी। तो उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी है कि भाई फिर से सारी जीतनी होंगी। इसे आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले यह देखिए कि चौथे चरण में 13 मई को यानी सोमवार को वोटिंग कहां होनी। इसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं, तेलंगाना की 17 सीटें, यूपी की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5 सीट इसमें शामिल है। इसके अलावा झारखंड की 4 सीट, ओडिशा की 4 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट पड़ना है। चौथे चरण में जहां जहां खास तौर पर बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, उनमें एक तो है आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा तेलंगाना की 17 सीटें हैं जहां बीजेपी गेन कर सकती है। बंगाल की 8 सीटें हैं जहां बीजेपी और बढ़त पा सकती है। यानी 25 और 17 को अगर आप जोड़िए तो 42 और 8 50 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी गेन कर सकती है। और अगर यह कर लिया तो फिर तो भैया खेला हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, यह चौथा चरण समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथे चरण में जिन राज्यों में बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी पिछली बार 2019 में, उसमें यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वो 13 की 13 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश की 8 की 8 जीती थी, बिहार की 5 की 5 और उड़ीसा की 4 की 4, यानी 13, 8, 21, 5, 26, 4, 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को फिर से यह परफॉर्मेंस रिपीट करना होगा अगर उसे 400 पार जाना है। यानी 30 की 30 सीटें फिर से जीतनी होंगी। यानी जिन राज्यों में स्कोप है वहां पर सीटें बढ़ाना, और जिन राज्यों में चौथे चरण की सभी सीटें जीती थी उन सीटों को रिटेन करना, यही वो चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए, जो अगर उन्होंने चौथे चरण में पूरा कर लिया तो वो अपनी चुनावी गाड़ी को 400 के माइलस्टोन वाले एक्सप्रेसवे पर ले जा पाएंगे।
और इसीलिए हमने कहा कि यह चौथा चरण नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीजेपी और एनडीए के लिए चौथे चरण में कहां कितनी सीटें बढ़ाने का स्कोप है, आपको वो भी बताता हूं, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि यह चौथा चरण बीजेपी के लिए क्यों निर्णायक हम कह रहे हैं। जिस फोर्थ फेज की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ फेज, उसमें देखिए जैसे है राज्य, कुल सीट, और अगर आप देखेंगे जैसे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, एपी, यहां पर कुल सीट कितनी है? 25। 2019 में बीजेपी जीती कितनी सीटें इन 25 में से? बीजेपी जीती 0। यानी अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो उनके पास इन 25 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का चैलेंज है फोर्थ फेज में। 0 से काम चलेगा। इसके अलावा आप देखिए तेलंगाना की जो टोटल सीटें हैं वो 17, और बीजेपी ने पिछली बार यहां जीती थी मात्र 4 सीट, यानी 13 सीटें और हैं जहां बीजेपी को मेहनत करनी होगी। इसके अलावा है बंगाल में कुल सीट जिसमें तीसरे फोर्थ फेज में वोटिंग हो रही है वो है 8, और ये फोर्थ फेज का बता रहा हूं, फोर्थ फेज, उसमें 8 सीट पे पड़ रही है। बीजेपी ने इसमें से जीती थी 3, यानी 5 सीट ऐसी है जहां बीजेपी गेन कर सकती है। इसके अलावा है महाराष्ट्र, वहां पर इस बार वोटिंग हो रही है 11 सीट पर और बीजेपी ने जीती थी 10, तो यहां पर 1 सीट और बढ़ा सकती है। इसी तरह झारखंड की 4 सीटों पर मतदान है, बीजेपी ने 3 जीती थी 2019 में, 1 सीट वहां भी गेन कर सकती है। लेकिन मेजर जो बीजेपी गेन कर सकती है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर चौथे चरण की सीटों पर 2019 के हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट देखें तो चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर अब मतदान होना है उसमें पिछली बार एनडीए को 49 सीटें आई थी और इन 49 में बीजेपी ने 42 जीती थी। इंडी गठबंधन को 12 सीटें आई थी और अन्य के खाते में 35 सीटें गई थी। यानी बीजेपी के लिए यहां चैलेंज है कि वो इन 35 प्लस 12 यानी 47 सीटों में सेंध लगाए, तभी वो अपना ओवरऑल रिकॉर्ड सुधार पाएगी। यानी अगर पिछले 3 चरण में अमित शाह के किए दावे के हिसाब से देखें तो एनडीए 3 चरण में 190 के पार और इस चरण के बाद बहुमत के आंकड़े यानी 272 के करीब पहुंच सकती है अगर अमित शाह का दावा सही है। और अगर बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचे तो फिर 400 तक का जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उस तक बीजेपी के लिए पहुंचना आसान हो पाएगा। अब अगर बीजेपी और एनडीए को अपनी टैली को 400 पार पहुंचाना है तो इस चरण में 2 राज्य ऐसे हैं जहां अपनी सीटें उसे बढ़ानी है, एक आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। दोनों को मिलाकर कुल 42 सीटें, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बीजेपी खूब मेहनत भी कर रही है। कल ही पीएम का रोड शो आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का मजबूत गठबंधन भी है। आज ही अमित शाह तेलंगाना में थे, उन्होंने वहां पर रैली की और यह दावा किया कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है और तेलंगाना में डबल डिजिट नरेंद्र मोदी को 400 पार करा देगा। पिछले बार 4 जीते थे, इस बार डबल डिजिट में जाते हैं तो 6-7 सीट का गेन होगा। इसका मतलब सुनिए अमित शाह को, उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ भी सकती हैं या नहीं। 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। तेलंगाना का ये डबल डिजिट स्कोर मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। तेलंगाना से बीजेपी को सीटें बढ़ने की पूरी उम्मीद है, इसलिए क्योंकि अगर 2014 से लेकर अब तक तेलंगाना में बीजेपी का परफॉर्मेंस देखें तो बीजेपी का ग्राफ यहां बढ़ता चला गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 10.5% था और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर मतलब डबल से जरा सा ही पीछे रहा और 19.5% को क्रॉस कर गया और बीजेपी की सीटें भी बढ़कर 1 से 4 हो गई। यानी अमित शाह हवा में बात नहीं कर रहे। 10.5 का 19.6 हो सकता है और उसके बाद मेहनत भी की है इन लोगों ने, तो हो सकता है तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ जाए। तेलंगाना में बीजेपी बहुत मजबूत हुई है, इसका पता विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी चलता है, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर 7% था और बीजेपी ने 1 सीट जीती।
लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना वोट शेयर डबल करके 14% किया और बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हो गईं। यानी एक विधानसभा सीट जब जीते थे 2018 में, तो 2019 में उनको एक सीट आई थी लोकसभा में, और 2023 में 8 विधानसभा सीट जीते हैं। माफ कीजिएगा, 4 लोकसभा सीट आई थी एक विधानसभा सीट जीतने पर। इस बार 8 सीट है विधानसभा में, तो उसको आप कैलकुलेट कीजिए, फिर ये डबल डिजिट में जाने की उम्मीद है या नहीं आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी का मजबूत गठबंधन। 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कोई मजबूत गठबंधन नहीं था, इसलिए 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में बीजेपी को एक सीट भी नहीं आई थी। टीडीपी को 3 सीटें मिली थी और वाईएसआर कांग्रेस को 22। लेकिन इस बार टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी का मजबूत गठबंधन है, तो 2014 के चुनाव के परफॉर्मेंस को रिपीट करने की बीजेपी उम्मीद कर रही होगी। अब आप कहेंगे 2014 में आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था भाई? टीडीपी को 15 सीटें आई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और बीजेपी को 2 सीट। अगर यह कमाल बीजेपी और टीडीपी मिलकर फिर से कर पाए, तो जिन 25 सीटों पर बीजेपी 0 पर थी, उनमें अगर 15, 17, 12 भी जीत ली, तो इधर कुछ और तेलंगाना में कुछ और जोड़कर बीजेपी की ओवरऑल टैली पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये चौथा फेज बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीजेपी को भी उम्मीद होगी कि इस बार आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से एनडीए की सीटें 2019 के मुकाबले बढ़ेंगी। लेकिन यह चौथा चरण इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा चरण है जिसमें कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट पिछली बार रही। कई सीटें ऐसी हैं जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाती रहीं, और बहुत कम सीटें हैं जिनमें जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। जैसे 11 सीटें ऐसी हैं चौथे चरण में जहां पर जीत का अंतर 1%, यानी 10,000 वोट से भी कम था। ऐसी 11 सीटें। सिर्फ 20 सीटें ऐसी हैं जो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार एक पार्टी के पास है। मात्र 3 सीट ऐसी है जहां पर जीत का अंतर 2019 में 35% या उससे ज्यादा था, जिसको आप सेफ सीट कर सकते हैं। 21 सीटें ऐसी हैं जो स्विंग सीट, यानी जो सीट किसी भी पार्टी की तरफ चली जाती हैं, वो भी इसी चौथे फेज में पड़ रही हैं। समझ रहे हैं आप चौथा फेज कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस पूरे चुनाव में? यानी चौथा चरण पहले के चरणों के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें भी बीजेपी को दूसरों के मुकाबले बढ़ा था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो मैं बताता हूं। चौथे फेज के बारे में जब बात कर रहे हैं, फोर्थ फेज, एक एक एनालिसिस समझते जाइए, आपको समझ में आएगा चुनाव किस दिशा में जा रहा है। चौथा चरण, कुल सीट कितनी है चौथे चरण में? वोटिंग हो रही है 96 सीट पर। इसमें 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली सीट, इसमें से जो 40% से ज्यादा वोट शेयर के मार्जिन वाली सीटें हैं, वो बीजेपी के पास कितनी आई? बीजेपी प्लस के पास 43 और कांग्रेस के पास आई 11। बीजेपी ने 2009 के बाद से चौथे चरण की 96 सीटों पर खुद को बहुत मजबूत किया है, क्योंकि आप बीजेपी और कांग्रेस का अगर आंकड़ा देखेंगे, 2009 में क्या रिजल्ट था बॉस? इन्हीं सीटों पर कांग्रेस 50 पे थी, 50 सीट, और बीजेपी 10 पर थी, 10। फिर 2019 का रिजल्ट देखिए आप। 2019 का रिजल्ट, कांग्रेस आ गई 6 पर और बीजेपी बढ़कर पहुंच गई 42 पर। यह बीजेपी प्लस का बता रहा है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अलग ही दावा कर रहे हैं। यह चुनाव नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल चुका है, यह वो दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि मोदी हार रहे हैं। राहुल गांधी को एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी की चुनावी गारंटी को किसने चाइनीज गारंटी बताया। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है।
जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में यही माहौल बनाते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भटकाने की राजनीति कर रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 4-5 दिन में भटकाएंगे। अरे भाई तय कर लो, पहले भटका रहे थे कि अब भटकाएंगे। राहुल गांधी को शायद यह भरोसा है कि चुनाव में जो गारंटी वो दे रहे हैं उससे उन्हें वोट मिल जाएंगे। राहुल गांधी इसी गारंटी के भरोसे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की गारंटी तो चाइनीज गारंटी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनिए अमित शाह को, फिर वह आपको डेटा बताऊंगा जिससे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि यह चुनाव किसके हाथ से निकल सकता है। 2024 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। अमित शाह जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी को ये कोई बताए कि सिर्फ गाड़ी में घूमकर वीडियो बना देने से चुनाव नहीं जीते जाते। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर तो पहले खुद नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर वोट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके चुनाव में उतरने से कैसे चुनाव पलट सकता है, इसलिए 400 प्लस जैसे टफ टारगेट को पाने के लिए वो खूब मेहनत भी कर रहे हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं। और जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव तो नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गया है, वो खुद चुनाव में कितना पसीना बहा रहे हैं आपको दिखाता हूं। आप मेहनत का फैक्टर देखिए। बॉस चुनाव किधर जाएगा ये मेहनत पे भी तो डिपेंड करेगा। कोई बच्चा 8-8 घंटे पढ़ रहा है और कोई बच्चा जो है वो खेलने में बिजी है, जबकि उसका रिपोर्ट कार्ड पहले भी खराब रहा है और पढ़ाई आधे घंटे की करता है, और उसके बाद कौन टॉपर आएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको 3 चरण का रैली मीटर दिखाता हूं, कौन कितनी रैली कर रहा है, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस गर्मी में कौन मेहनत करने को तैयार है। ये 31 मार्च से लेकर 5 मई तक के बीच का आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं। इसमें किसने कितनी रैली की जरा देखिए। मोदी की रैली 83 रैली नरेंद्र मोदी ने की रैलियां। अमित शाह ने कितनी रैली की? अमित शाह ने की 66 रैली। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलाकर 149 रैली 3 चरण में कर चुके थे। 149 रैली इस गर्मी में बॉस, और नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है। अब जरा राहुल गांधी को देखिए, राहुल कितनी रैली कर रहे हैं, जरा कंपैरिजन कीजिए। राहुल गांधी ने 40 रैली की है, 40, और प्रियंका वाड्रा उन्होंने कितनी रैली की? इन्होंने की 29। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो ये 69 रैली कर पाए हैं भाई बहन। कहां ऑलमोस्ट 150 रैली करके बैठे हैं ये लोग। जो 400 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो ये मान के बैठे कि हम जीत रहे हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग जो नरेंद्र मोदी को हराने निकले हैं, ये 69 रैली कर पाए। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मिलकर जितनी रैली की है उससे ज्यादा रैली अकेले तो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। दोनों मिलकर जितना कर रहे हैं 69, उससे ज्यादा तो नरेंद्र मोदी अकेले कर चुके 83। फिर आप कहेंगे कि हम हरा नहीं पाते हैं। अब आपको बताता हूं कि फेज वाइज पीएम मोदी ने किस फेज में कितनी रैलियां की और उसके मुकाबले राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, और एक दिन में उनकी रैली का स्ट्राइक रेट क्या रहा है। जैसे अगर आप फर्स्ट फेज देखें, जो पहला चरण था, उसमें पीएम मोदी की 31 रैलियां हुई थी, और उनका डेली अगर आप स्ट्राइक रेट निकालिएगा तो 1.72 का बैठता था, और उनकी उम्र 73 साल है बॉस। इस गर्मी में वो पहले फेज में 31 रैली करते हैं। राहुल गांधी कितनी करते हैं? 21। उनका डेली का स्ट्राइक रेट 1.16, और उनकी उम्र है 53 साल। अब आप देखिए दूसरा फेज, नरेंद्र मोदी की रैलियां 16 और उनका डेली का स्ट्राइक रेट 2.28, यानी स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया नरेंद्र मोदी ने फेज 2 आते आते। राहुल गांधी 8 ही रैली कर पाए, उनका स्ट्राइक रेट वही 1.14 के आसपास घूम रहा है। यानी दूसरे चरण आते आते पीएम मोदी ने अपने प्रचार का स्ट्राइक रेट बढ़ाया और राहुल गांधी की गाड़ी स्लो हो गई। अब देखिए थर्ड फेज, पीएम मोदी की रैली 36 हो गई थर्ड फेज आते आते, और डेली का स्ट्राइक रेट तिगुना हो गया फर्स्ट फेज के मुकाबले 3.27। राहुल गांधी की रैली देखिए 11, मात्र 11,
और डेली रैली का स्ट्राइक रेट घटकर 1 हो गया। यानी तीसरा चरण आते आते पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज के मुकाबले ट्रिपल कर लिया और राहुल गांधी लगातार अपने प्रचार की गाड़ी को स्लो करते गए। मोदी और मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी को बीच बीच में रेस्ट चाहिए और फिर कह रहे हैं कि मोदी चुनाव हार। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार की लाइन लेंथ को कैसे तय किया और प्रचार के दौरान राहुल गांधी की क्या रणनीति रही। पहले पीएम मोदी के प्रचार की रणनीति को समझिए। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा 12 रैली महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसे स्विंग स्टेट माना जाता है। उसके बाद पीएम मोदी ने के फोकस में यूपी रहा, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहां पीएम ने 10 रैली की। कर्नाटक और राजस्थान में पीएम मोदी ने 8 रैलियां की। लोकसभा के हिसाब से ये दोनों ही राज्य बीजेपी का गढ़ है। पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 6-6 रैलियां की। बंगाल में तो बीजेपी के सामने ममता बनर्जी की चुनौती है। पीएम मोदी ने अपनी 83 रैलियों में से 17% रैलियां उस दक्षिण भारत में की जहां बीजेपी को कमजोर माना जाता है। इसी तरह अमित शाह ने भी 16% रैलियां दक्षिण भारत के राज्यों में की, ताकि उन राज्यों में बीजेपी की टैली को बढ़ाया जा सके जहां पिछले बार बीजेपी पिछड़ गई। वहीं राहुल गांधी ने अपनी 58% रैलियां उस दक्षिण भारत में की जहां इंडी गठबंधन एनडीए के मुकाबले मजबूत है। प्रियंका वाड्रा ने 33% रैलियां दक्षिण भारत में की। यानी ये लोग अपनी ही ताकत, जो मतलब जिस सब्जेक्ट में इनको नंबर आते रहे हैं वही पढ़े जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी जो सब्जेक्ट पे मास्टरी है उसको तो पढ़ ही रहे हैं। जहां पिछली बार कम था वहां पर और मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद सवाल उठेगा कि भैया ये क्या हो गया, हम कैसे हारे। लेकिन मेहनत सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, उनकी पूरी टीम कर रही है। पाठशाला में अब अगली क्लास, इधर योगी की हुंकार, उधर बुलडोजर डांस। यूपी की कितनी सीटों का हिसाब तय हो गया है। सीएम योगी यूपी में ऐसा क्या कर रहे हैं कि अखिलेश की मुश्किल बढ़ गई है, देखिए जरा। यूपी का चुनावी माहौल भी गजब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकेले ही गर्दा उड़ा रखा है। यूपी में बुलडोजर का ब्रेक डांस चल रहा है। उधर अखिलेश यादव भी पसीना बहा रहे हैं कि वो योगी को टक्कर दे पाए। चौथे चरण में खुद अखिलेश की सीट भी है और इसलिए अखिलेश को ज्यादा टेंशन हो रही होगी। इसके अलावा चौथा चरण पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में पिछली बार रहा था, इसलिए अखिलेश के लिए इस चरण में एक भी सीट निकालना पहाड़ जैसी चुनौती है। अखिलेश यादव के लिए पहाड़ जैसी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सीएम योगी ने तय कर लिया है कि यूपी में एक भी सीट विपक्ष को नहीं देना। एक एक सीट के लिए विपक्ष को तरसा देना। सीएम योगी ने आज यूपी में खीरी, सीतापुर, धौरहरा में रैलियां की और इन रैलियों में चुनाव की नई लाइन तय कर दी कि अब चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच बंट गया है। एक बार योगी आदित्यनाथ को सुनिए, फिर बताऊंगा कि यूपी में चुनाव के बीच बुलडोजर डांस कहां होने लगा है। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है। वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या योगी आदित्यनाथ क्लियर कट बात करते हैं और उनके इस तेवर से यूपी की चुनावी गर्मी और बढ़ चुकी है। यूपी में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब चौथे चरण में 13 सीटों पर वोट पड़ने हैं उत्तर प्रदेश में। इसमें कन्नौज है जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उन्नाव, इटावा, कानपुर, बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और हरदोई के अलावा फर्रुखाबाद, धौरहरा और अकबरपुर और मिश्रिक की सीट शामिल है। यह सेंट्रल यूपी और अवध बेल्ट का इलाका है जहां बीजेपी के सामने कोई दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको 2019 का रिजल्ट दिखाऊं तो यूपी में जो चौथा चरण है इसमें बीजेपी ने 13 की 13 सीटें जीत ली थी 2019 में। एक भी सीट इंडी गठबंधन के पास नहीं आई। यानी ना समाजवादी पार्टी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस, सबका सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने इस चौथे फेज की 13 सीटों पर। इस बार भी सीएम योगी ने तय किया है कि चौथे चरण की एक भी सीट किसी को नहीं लेने देंगे।
सीएम योगी की पॉपुलैरिटी का हिसाब इसी से लगाइए कि कल वो फर्रुखाबाद में रैली करने गए तो उनके स्वागत में लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। सीएम योगी के स्वागत में करीब 1 दर्जन बुलडोजर लेकर लोग चुनावी रैली वाले मैदान में गए। रैली से पहले योगी के समर्थकों ने बुलडोजर को गोल गोल नचाना शुरू कर दिया। बुलडोजर का यह डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जरा देखिए। यानी सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर डांस चल रहा है। वहीं यूपी में चौथे चरण की सभी 13 सीटों पर बीजेपी को जीत का बहुत भरोसा है और यह भरोसा इसलिए है क्योंकि 2019 में इन 13 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 12% से 32% तक। एक प्लस पॉइंट यह भी है कि इस बार बीजेपी का आरएलडी के साथ गठबंधन भी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का कॉन्फिडेंस इसी से दिखता है कि कानपुर बहराइच छोड़ किसी भी सीट पर कैंडिडेट नहीं बदला गया। अभी जब इस तरह की स्थिति हो तो फिर कन्नौज की सीट का क्या होगा, जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनाव में उतर गए। 1998 के बाद से समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट पर लगातार जीतती रही, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव कन्नौज से हार गई। पिछले चुनाव में कन्नौज सीट पर सुब्रत पाठक ने 12,000 से ज्यादा वोट से डिंपल यादव को हरा दिया। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने आखिरी वक्त तक कन्नौज सीट से उम्मीदवार पर सस्पेंस बनाए रखा और अंतिम दिन खुद अखिलेश यादव ने कन्नौज से नॉमिनेशन भरा। लेकिन सीएम योगी ने इस बार भी कन्नौज सीट पर बीजेपी की जीत की गारंटी दी है। योगी गारंटी दे रहे हैं कि हम अखिलेश को हराएंगे। पहले सुनिए कन्नौज सीट और समाजवादी सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने क्या भविष्यवाणी की है, फिर बताऊंगा बीजेपी के दावों पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोले में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बहराइच और लखीमपुर खीरी में चुनावी रैलियां। अखिलेश यादव ने शुरुआत के 3 चरण के चुनाव के बाद यूपी ही नहीं देश भर में बीजेपी का बैलेंस डगमगाने का दावा किया। साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हार के डर से इतना घबरा गई है कि तीसरे चरण के बाद 400 पार का नारा देने वाले नेताओं की भाषा बदल गई। अखिलेश यादव को एक बार सुनिए, फिर आपको यूपी में चौथे चरण की एक और हॉट सीट का गणित बताऊंगा। ये सरकार वाले सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, भाषा बदल गई इनकी क्या नहीं बदल गई। पिछले 3 चरणों में जब से ये हारे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। और दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद हैं, वो तो जाने कितना घबरा गए हैं। अब तो वो अपने ही खास लोगों के लिए बुरा भला कह रहे हैं। जो सबसे करीब थे उनके, जो दाना पानी का इंतजाम करते थे, उनके खिलाफ ही हैं। तो आप देखिए अखिलेश यादव अपना दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया यहां पर बीजेपी का बैलेंस बिगड़ चुका है। चौथे चरण में यूपी की एक और सीट है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह है खीरी लोकसभा सीट, जहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बीजेपी ने एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया। अजय मिश्र टेनी के पास इस बार खीरी सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। लेकिन 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान खीरी में थार से कुचलकर जो किसानों की मौत हुई थी, उसके बाद पहली बार अजय मिश्र टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। और किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का जो आरोप है अजय मिश्र टेनी के बेटे पर, वो अभी भी लोगों के जहन में होगा।
इसलिए आज खीरी पहुंचे अखिलेश यादव ने थार को मुद्दा बनाकर बीजेपी कैंडिडेट अजय मिश्र टेनी को निशाने पर लेने की कोशिश की। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि अखिलेश यादव मायावती के टारगेट पर क्यों आए। लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन चौथे चरण से पहले अखिलेश यादव की एक और मुसीबत है जो बढ़ गई। मायावती ने आज अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मायावती आज कन्नौज में थी। उन्होंने बीएसपी कैंडिडेट इमरान जाफर के समर्थन में विशाल रैली की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के मुस्लिम प्रेम में की जमकर धज्जियां उड़ाई। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी को परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती। कन्नौज में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन टिकट के लिए परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। आपको सुनाता हूं बीजेपी का नाम लेकर मायावती ने कैसे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है। उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। तो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। समाजवादी पार्टी की हालत सिर्फ कन्नौज में टाइट नहीं है, कई सीटों पर पार्टी को अभी से हार नजर आने लगी। इसलिए बहानों की लिस्ट भी तैयार है। अखिलेश के नेता अधिकारियों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव आज इटावा में रैली करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदायूं से लेकर मैनपुरी तक गुंडई चल रही है। बीजेपी के कहने पर प्रशासन एक्शन ले रहा है, लेकिन इनको भी मालूम होना चाहिए कि सरकारें भी बदलती हैं। सुनिए शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडई करी है, अभी जसपाल नगर से लेकर मैनपुरी में गुंडई, आज भी गुंडई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता उनका अगर कहीं झूठ बोल के दरख्वास्त दे आता है तो उस पर पुलिस पहुँच जाती है। परेशान करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि सरकारें भी बदलती हैं। खैर, सरकार बदले ना बदले क्या होगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन केजरीवाल जी की किस्मत बदलेगी या नहीं ये कल पता चलना। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ईडी ने वो कर दिया कि कल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्या? कल ईडी केजरीवाल के साथ वो करने वाली है जिससे उनकी टेंशन और बढ़ेगी क्या? सबसे पहले अब इसकी बात करते हैं। कल का दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन है। आम आदमी पार्टी ने तो बैंड बाजा ढोल वाले बुक कर लिए होंगे, क्योंकि मिठाइयों का ऑर्डर भी शायद हो सकता है दे दिया होगा, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कल राहत मिल जाएगी और केजरीवाल चुनावी कैंपेन के लिए जेल से छूट जाएगी। ये वो सोच रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बैंड बाजा ढोल वालों का एडवांस बेकार भी जा सकता है और मिठाइयों के ऑर्डर कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कल केजरीवाल के बड़े दिन से पहले ईडी ने 2 ऐसे काम कर दिए जिससे केजरीवाल के लिए राहत नहीं आफत भी आ सकती। क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और शुक्रवार को ईडी केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। ईडी के हलफनामे में क्या है और जो चार्जशीट शुक्रवार को फाइल होने वाली है उसमें क्या है जिससे केजरीवाल का तिहाड़ से निकलना मुश्किल हो सकता है, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। केजरीवाल की जमानत के विरोध में आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ईडी ने क्या क्या कहा है वो सुनिए। हलफनामे में ईडी ने कहा है कि केजरीवाल की तरफ से मुख्य तौर पर चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई, जबकि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। अब तक किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अगर कोई नेता कस्टडी में है और चुनाव लड़ रहा है तो उसे भी अपने प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई।
केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको किस बात की जमानत मिलनी चाहिए? पिछले 5 साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर प्रचार के लिए जमानत दी जाने लगी तो किसी भी नेता को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं। ईडी कह रही है इनका अधिकार थोड़ी है भाई कि ये बाहर निकल के प्रचार करेंगे, तो बाकी क्यों नहीं किए? आज तक तो किसी ने नहीं किया। अगर जमानत मिलती है तो इससे एक मिसाल कायम होगी जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिल जाएगा। नेताओं ने न्यायिक हिरासत में भी चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन प्रचार के आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। यानी ईडी ने साफ कह दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के नाम पर कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हर नेता चुनाव प्रचार के नाम पर राहत मांगेगा कि भाई हमको भी प्रचार करना, हमको भी बाहर जाने दीजिए। और जिस देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, वहां पर इस तरह से जेल में बंद नेताओं को कैंपेन करने में छूट देने का ईडी विरोध कर रही है। कह रहे भाई एक को दीजिएगा, कल को 10 खड़े होंगे कि हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। फिर किस मुंह से मना कर पाएंगे भाई कि इनको दिया उनको नहीं दिया? क्यों? और ये कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार तो है नहीं कि भाई तुमको प्रचार करने के लिए जाना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो हर कोई मांगेगा। ईडी साफ साफ कह रही। एफिडेविट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा कि यह मानना ठीक नहीं होगा कि एक छोटे किसान या छोटे व्यापारी का काम एक नेता के प्रचार करने से कम महत्वपूर्ण है, खासतौर पर वो नेता जो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। एक नेता किसी सामान्य नागरिक को मिलने वाले अधिकारों से अलग स्पेशल स्टेटस का दावा नहीं कर सकता और सामान्य नागरिक की ही तरह अपराध करने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रचार करने के अधिकार के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह संविधान के आर्टिकल 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। यानी ईडी के मुताबिक केजरीवाल को कैंपेन के लिए छूट देने का मतलब यही होगा कि कानून की नजर में आम आदमी और नेता में अंतर दिखने लगेगा। इसलिए केजरीवाल को कैंपेनिंग करने के आधार पर राहत नहीं देनी चाहिए, यह ईडी बार बार कह रही है। ईडी ने अपने हलफनामे में जिस आर्टिकल 14 का जिक्र किया है वो क्या कहता है, आपको वो भी बताता हूं। संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक देश में सभी न्यायालयों में कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सरकारी अधिकारी हो, कोई गैर सरकारी अधिकारी हो, कानून से कोई ऊपर नहीं है। और ईडी यही कह रही है कि अगर आप केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत दीजिएगा तो कल को आम आदमी दूसरा जो जेल में बंद हो कहेगा कि हमको क्यों नहीं सर, हमारे घर में कोई बीमार है, हमको फसल काटने जाना है, मेरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी, हमको फलाने काम के लिए जाना है, हमको ढिमकाने काम के लिए जाना है, सबके 10 काम निकल आएंगे, तो ये भेदभाव हो जाएगा ना फिर आर्टिकल 14 के हिसाब से। ये ईडी कह रही है। अब कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा तो कल पता चलेगा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ाएगा ही। उसके अलावा अब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को ईडी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली। शराब घोटाले में ईडी पहले भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ यह पहली चार्जशीट है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बता सकती है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि ईडी ने केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है और उसे साबित भी कर सकती है। यानी 10 मई कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी फैसला आ सकता है। ऐसे में ईडी की इस चार्जशीट से केजरीवाल के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से फंडिंग लेने का भी आरोप है, जिसकी एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी कर चुके हैं। और केजरीवाल की यह मुसीबत लगातार तब बढ़ रही है जब कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर बड़ा फैसला सुना सकता है। अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा बूस्ट मिल जाएगा और इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। दिल्ली की 7 सीट पर 25 मई को मतदान है और पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को। केजरीवाल बाहर आते हैं तो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के कैंपेन को ताकत मिलेगी। खासतौर पर पंजाब में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को करीब 22 दिन मिल जाएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने से इंडी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर सकते हैं। अगर जमानत नहीं मिलती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ यही प्रचार कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी और जेल का जवाब वोट से दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन को झटका लगेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी को नई प्लानिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन केजरीवाल के साथ क्या होगा
ये तो कल पता चलेगा और आपको विस्तार से बताएगा कौन? हम बताएंगे न्यूज की पाठशाला में, बेल मिले या ना मिले। पाठशाला में अब अगली क्लास, असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई की टेंशन बढ़ाने वाली दो बहनें कौन है? 15 मिनट पुलिस हटाने की धमकी देने वालों के सुर कैसे 15 सेकंड में बदले? 2024 के चुनाव पर वो चैप्टर जो सारा हिसाब क्लियर कर देगा। चौथे चरण में सोमवार को जो वोटिंग होने वाली है उनमें एक सीट ओवैसी की हैदराबाद की भी है। वैसे तो हैदराबाद की सीट पर 40 साल से ओवैसी और उनके परिवार का कब्जा है, लेकिन 40 साल में पहली बार ओवैसी और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, क्योंकि अपने ही गढ़ में ओवैसी और उनके भाई की टेंशन बढ़ाने के लिए दो बहनें आ गई। ओवैसी को हैदराबाद में दो महिलाओं ने घेर रखा है। एक तो है माधवी लता, बीजेपी की हैदराबाद से कैंडिडेट, और दूसरी है नवनीत राणा। माधवी लता हैदराबाद में ओवैसी के सामने चुनाव लड़ रही हैं और उनकी वजह से ओवैसी पहले से बहुत प्रेशर में है, लेकिन अब उनकी टेंशन बढ़ाने के लिए फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा भी हैदराबाद पहुंच गई हैं। नवनीत राणा ने आज हैदराबाद में माधवी लता के लिए प्रचार किया और ऐसी ऐसी बातें कही जो ओवैसी ब्रदर्स को तीर की तरह लगी। नवनीत राणा ने आज ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की 12 साल पुरानी धमकी का जवाब ऐसी बात कहकर दिया जो पूरे देश में वायरल हो गया वीडियो। आपको याद होगा साल 2012 में एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को धमकाते हुए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही, लेकिन आज उस 15 मिनट की धमकी के जवाब में नवनीत राणा ने तगड़ा रिप्लाई किया। पहले आप नवनीत राणा का यह बयान सुनिए, इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी का पुराना बयान भी सुनवाता हूं। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी नाम पे आ गए। नवनीत राणा ने आज ओवैसी की ही भाषा में जवाब तो दे दिया तो बवाल मच गया। अकबरुद्दीन की 15 मिनट वाली धमकी के जवाब में 15 सेकंड वाली बात कही गई तो इसे सुनकर बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत विक्टिम कार्ड खेल दिया। सरेंडर मोड पर चले गए ओवैसी। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने अपने छोटे भाई की इस धमकी का कभी विरोध नहीं किया, ना ही कभी उससे माफी मंगवाई, लेकिन आज अपने वोट बैंक के लिए इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं। आज आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा अकबरुद्दीन ओवैसी का वो 12 साल पुराना बयान सुनिए जिसमें उन्होंने 15 मिनट वाली धमकी दी। फिर दिखाऊंगा कि ओवैसी अपने भाई पे तो कुछ नहीं बोले, नवनीत राणा पे क्या बोल रहे हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। आप देखिए कि 2012 में देश में यह हाल था जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेता देश में हिंदुओं को खुलेआम धमकी दिया करते थे 2012 में, लेकिन आज जब 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड की बात आई और नरेंद्र मोदी की सरकार है तो असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए। हल्के हल्के बोल रहे हैं, इंसानियत से जोड़ दिया, विक्टिम कार्ड निकाल के फेंक दिया। अरे भाई, जब आपके छोटे भाई ने धमकी दी थी तब इंसानियत की दुहाई कहां गई थी? तब तो आपने अपने छोटे भाई से नहीं कहा कि ये धमकी है, इंसानियत के खिलाफ है। तब तो ओवैसी कहते थे ये कानूनी मामला है, इसलिए ज्यादा नहीं बोला जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी इस बयान का खंडन तक नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने इसे मुसलमानों के लिए एक ऐसा विक्टिम कार्ड निकाला और फेंक दिया। सुनिए ओवैसी का यह बयान, इसके बाद यह भी बताऊंगा कि इनके छोटे भाई किस तरह जहरीले बयान देते रहे। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है?
कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। तो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करने वाले आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये भाई ने कहा था, आज भाई बड़े भाई कुछ और कह रहे हैं। ओवैसी तो विक्टिम कार्ड खेलने लगे और नवनीत राणा के बयान पर बवाल उठने लगा। लेकिन नवनीत राणा जिन माधवी लता के लिए ओवैसी के खिलाफ प्रचार करने गई थी, उन माधवी लता ने कहा कि नवनीत राणा जो बात कह रही है उसका मतलब कुछ और ही है। माधवी लता को सुनिए, वो 15 सेकंड का मतलब क्या बता रही है और फिर आपको इसके आगे की बात बताऊं। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए। ये था उनका कहना। अब माधवी लता ने अलग ही खेल कर दिया। उन्होंने कहा हम तो 15 सेकंड का मतलब कहने के जाओ, 15 सेकंड में वोट दो, इसके अलावा और 15 सेकंड में क्या ही हो सकता है। यानी माधवी लता ने तो क्लियर कर दिया कि नवनीत राणा का बयान वोटर्स के लिए था कि जाओ वोट करो 15 सेकंड में, और 15 मिनट की बात करने वालों को नकार दो, और यह मुसलमानों के लिए नहीं था। लेकिन ओवैसी इसी पर इमोशनल कार्ड खेलने लगे। उन्होंने मुसलमानों को खतरे में बता दिया। यह कहा कि बीजेपी में कितनी इंसानियत बाकी है। अरे बॉस, पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार में मुसलमान को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज चुनाव में मुस्लिम वोट पाने के लिए फिर से मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के दौर में भी ओवैसी के छोटे भाई ने कई बार हिंदुओं को धमकाया, लेकिन सबने शांति के साथ धैर्य का परिचय दिया। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का 2019 में दिया वो बयान जिसमें वो 15 मिनट पुलिस को हटाने की बात फिर से दोहरा रहे थे, लेकिन तब भी बड़े भाई ओवैसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। 2012 में धमकी देने के बाद 2019 में भी अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हैरानी तो आपको यह सुनकर होगी कि इसके बाद भी अकबरुद्दीन कोर्ट से बरी हो गए। 2022 में कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह के आधार पर बरी कर दिया। अपने छोटे भाई के बरी होने पर असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन आज मुस्लिम वोट के लिए यह बात फैला रहे हैं कि बीजेपी राज में मुसलमान खतरे में। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसे नेताओं का तापमान कुछ कम हुआ है। इसके अलावा हैदराबाद में बीजेपी नेता माधवी लता के आने से ओवैसी पर सियासी प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इसलिए अब उनके भाई हिंदुओं की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। इस बयान को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो कुछ साल पहले तक कुछ और कह रहे थे। सुनिए, इसके बाद इस बदलाव का कारण भी बताऊंगा, लेकिन पहले बदल कैसे गए ये तो सुनिए। हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथपुरी के मंदिर से सजाया तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया, तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया तो जामा मस्जिद से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है, तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनेरी गुरुद्वारा से सजाया है। अब सोशल मीडिया पे लोग यही कह रहे हैं कि 10 साल के मोदी राज में इतनी ठंडक जो है वो आ गई है बयानों। तापमान कम हो गया भाई साहब,
नहीं तो जो कहते थे कि 100 करोड़ 25 करोड़ 15 मिनट पुलिस हटा लो, वो अब हिंदुओं की महिलाओं के मंगलसूत्र की चिंता कर रहे हैं। हिंदू भाई बता रहे हैं। ओवैसी ब्रदर्स के इस तरह सुर बदलने की दो वजह, पहला तो हैदराबाद में खुद ओवैसी के लिए कांटे की टक्कर, और दूसरा महाराष्ट्र की औरंगाबाद में एआईएमआईएम की सीट पर भी संकट। ओवैसी की पार्टी की पूरे देश में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक तो हैदराबाद में खुद ओवैसी जीतते रहे हैं और एक सीट महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट का गणित यह है कि 2019 में एआईएमआईएम ने सैयद इम्तियाज जलील को अपना प्रत्याशी बनाया। इम्तियाज जलील को 3,89,000 वोट के साथ 32% के से थोड़ा ज्यादा वोट मिले, जबकि शिवसेना के चंद्रकांत को 3,84,000 वोट के साथ 32.09 वोट मिले, 0.9%। यानी एआईएमआईएम इस सीट को सिर्फ 5,000 वोट से जीत गई। लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि यह बाजी पलट भी सकती है। औरंगाबाद में भी चौथे चरण में ही वोटिंग होने वाली है, यानी हैदराबाद के साथ साथ ओवैसी की दूसरी सीट की भी किस्मत चौथे चरण में तय हो जाएगी। हैदराबाद में कई फर्जी वोटर्स हट गए हैं। ऐसे में शायद ओवैसी बंधुओं को समझ में आ रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं का भी वोट चाहिए, और इसीलिए सुर बदल गए। अगर औरंगाबाद और हैदराबाद की दोनों सीटें ओवैसी के हाथ से चली जाती हैं तो संसद में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 0 हो जाएगी। इसलिए ओवैसी बहुत दबाव में होंगे, और ओवैसी के लिए इस बार बीजेपी ने जिस तरह से हैदराबाद में दमदार कैंडिडेट दिया है, उससे ओवैसी का चैलेंज बढ़ चुका है। माधवी लता धुआंधार प्रचार कर रही हैं। हैदराबाद के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा जमीन पर क्या माहौल है। उसके बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, भाषण वगैरह बहुत अच्छा देती है। हैदराबाद की शेरनी है वो। ये मुकाबला होगा मैडम, सक्सेस होंगे, पक्का जरूर होंगे। बहुत कोशिश कर रही इसके बारे में, बिल्कुल कामयाब होंगे। जैसे सुपर ये मोदी योगी के ट्रेंड में है, अभी तो टक्कर मिल रही है, दोनों में ही टकराव चल रहा है। अब आगे मालूम होगा कि दोनों में कौन आगे जाएगा या पीछे आएगा, अभी तो टकराव ही है। माधवी लता पसंद है या आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी ने काम नहीं किया है? वो काम किया, अगर वुमेन आता तो अच्छा लगता ना। तो भी ट्रम्प कार्ड कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ओवैसी वो मुस्लिम का वोट के लिए थे, ये बीजेपी हिंदू वोट कर। कौन सही है नहीं मालूम। वो है एकदम गुरु है, बहुत हमारे हर वक्त साथ आवाज है, उन्होंने हर वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे काम करेगी आएगी तो नहीं है, नया चेहरा है, वो इसी खाली बकवास करके छोड़ देता सबके साथ। बस चेंज चाहिए, कुछ चेंज चाहिए इसके लिए। तो ये हैदराबाद का माहौल, लोग कह रहे हैं माधवी लता हैदराबाद की शेरनी है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भैया हम ओवैसी के साथ हैं, कई लोग चेंज की भी बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग टक्कर है ये कहने लगे हैं, वरना ओवैसी के लिए तो क्लियर मामला होता था। यही ओवैसी की परेशानी बढ़ा रहा है।